सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस छल फरेब की आंधी में, इस छल फरेब की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वे चाहते हैं जागे न कोई, वो चाहते हैं जागे न कोई, बस रात का कारोबार चले, बस रात का कारोबार चले। वो नशा बांटते जाए, वो नशा बांटते जाए, और देश यूं ही बीमार चले। वो नशा बांटते जाए और देश यूं ही बीमार चले। पर जाग रहा है देश सारा, पर जाग रहा है देश मेरा। हम भारतवासी जीतेगा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। माओ बहनों की अस्मत पर, माओ बहनों की अस्मत पर ईद नजर लगाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा,
दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। हर इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर, मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, हमने है कसम अब खाई। अब घड़ी फैसले की आई, हमने है कसम अब खाई। हमें फिर से दोहराना है, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है, और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न भटकेंगे, न अटकेंगे। कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। चलता चलाता काल चक्र, चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र। सबके सपने, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने। पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे। धीर चले, वीर चले, धीर चले, वीर चले। चले युवा हमारे, धीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे। नीति सही, नीति सही, रीति नहीं। नीति सही, रीति नहीं। गति सही, गति सही, राह नहीं। गति सही, राह नहीं। चुनो, चुनो चुनौती, चुनो चुनौती सीना तान। चुनो चुनौती सीना तान। जग में बढ़ाओ देश का नाम। चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। यही समय है, यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो। भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर न सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उड़ जाओ, तुम उड़ जाओ, तुम जुट जाओ। सामर्थ्य को अपने पहचानो, सामर्थ्य को अपने पहचानो।
कर्तव्य को अपने सब जानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। आसमां में सर उठाकर, आसमां में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है। आसमां में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते, आग को समेटते प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा। अपनों से ध्वस्त होती आज है, अपनों से ध्वस्त होती आज है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। यहाँ उनको हुस्न वाली एक पंक्ति क्यों पसंद आई, लेकिन उसी कविता में, उसी कविता में अगर आपने जिस परिवेश से आप पैदा होकर के आए हैं, आपके परिवार ने जिस संघर्ष से आप निकला हुआ है, मैं जानता हूं और मैं गर्व करता हूं आपके परिवार के जीवन पर, अगर वो चीजें आपको याद रहती तो हुस्न वाली पंक्ति है तरफ नजर नहीं, अगर वो होता तो आपकी नजर जाती। और मुझे तो बहुत बराबर ये चीज दिन रात याद रहती है आप लोगों के कारण। उस कविता में लिखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा। आपके झूठ के कारोबार से क्या होता है ये कविता में आपको दिखाई देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं देख पाए। एक कांग्रेस वालों का धोखा है। उसी कविता में आगे लिखा है, अगर संवेदना नाम की चीज बची होती, लेकिन सत्ता के गलियारों में रहने के कारण शायद वो छूट गया होगा। अगर वो बचा होता तो उसकी आगे की पंक्ति आपको जरूर दिल को छू जाती। आगे की पंक्ति है, अपने घर की चार दीवारी में, अपने घर की चार दीवारी में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। अपने घर की चार दीवारों में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है।
जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पर ठिठुरते देखा है, इसके लिए संवेदना होती है, दर्द होता है, तब जाकर के बात बनती है। जी, कांग्रेस 55 साल सत्ता भोग के 55 साल, हमारे 55 महीने सेवा भाव के 55 महीने, 55 साल का सत्ता भोग और 55 महीने का सेवा भाव। और जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो, निष्ठा अटल हो, तो हम 24 घंटे गरीबों के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा निरंतर पाते रहते हैं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जहां जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से ही, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको नीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। तुम आंचल हो भारत मां का, तुम आंचल हो भारत मां का, जीवन की धूप में छाव हो तुम, बस छूने से ही तर जाए सबसे पवित्र वो धरा हो तुम, बस लिए समर्पण तन मन से, बस लिए समर्पण तन मन से। मैं देवभूमि में आता हूं, मैं देवभूमि में आता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य हो जाता हूं, और धन्य धन्य हो जाता हूं। जहां जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। मंडवे की रोटी, मंडवे की रोटी, हड़के की थाप, मंडवे की रोटी, हड़के की थाप, हर एक मन करता शिवजी का झाप, हर एक मन करता शिवजी का झाप। ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि, ऋषि मुनियों की है ये तपोभूमि, कितने वीरों की ये जन्मभूमि। मैं देवभूमि आता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। मैं तुमको शीश नवाता हूं
और धन्य धन्य हो जाता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस बेटी की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं कैसे चैन से सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हमने कसम उठाई है, हमने कसम उठाई है, मैं देश नहीं टिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं टिकने दूंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस क्षण भरे की आंधी में, इस क्षण भरे की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। इस क्षण भरे की आंधी में मैं दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वो चाहते हैं जागे न कोई, बस रात का कारोबार चले। वो नशा बांटते जाए और देश में ही बीमार हो। ये नशा बांटते जाए और देश में ही बीमार चले। पर जाग रहा है देश मेरा, पर जाग रहा है देश मेरा। हर भारतवासी जागेगा, हर भारतवासी जागेगा। मां बहनों की असमत पर, मां बहनों की असमत पर गीत नजर लगाए बैठे हैं। अरे इंसान है यहां डरा डरा, दिल में खौफ जमाए बैठे हैं। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं अपने देश की धरती पर अब दर्द नहीं उगने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब घड़ी फैसले की आई, अब घड़ी फैसले की आई। हमने है कसम उठाई, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे न अटकेंगे, न भटकेंगे न अटकेंगे। कुछ भी हो इस बार हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बरसों से था घना अंधेरा, बरसों से था घना अंधेरा,
अब जाके भोर दिखी है, उन्नति की हवा चली है, उम्मीदों की धूप खिली है। देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे। बस यूं ही चलते रहना है, बस यूं ही चलते रहना है। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है। गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है। घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है। घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है। देश ने करवट बदली है, देश ने करवट बदली है। ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। प्रगति का दौर है, प्रगति का दौर है। ना रुकना है ना थकना है। अभी हुई है साफ सफाई, अभी हुई है साफ सफाई। अभी तो और गति बढ़ाना है। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। तो आओ अब ये ठान लें, ये बात गांठ बांध ले। बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया, बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया। प्रगति से इस पहिए को अब रुकने नहीं देंगे। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा। और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है। पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया अब सो जाओ, यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। वो है तभी हम हैं। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले। पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें। देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था।
तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सब का मैं, हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, मैं ही बता दूंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे, और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही भी ये कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी उनको पता था ये कविता कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें, और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए हैं। आदरणीय सभापति जी, जो आज के लिए सही है, खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही। 1970 में जब कांग्रेस, अरे चारों तरफ कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, फिर दीप जलेगा। हरिवंश जी तो अभ्यासु हैं तो उनको भली भांति पता है, उस समय उनका यह संग्रह प्रसिद्ध हुआ था, फिर दीप जलेगा। उसमें उन्होंने कहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा। और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आदरणीय नीरज जी ने कहा था, जब तक कांग्रेस का सूरज चमकता रहा, देश ऐसा ही अंधेरे में रहता रहा। कई दशक तक
ऐसे ही हाल बने रहे। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है। हरियाणा में आपने क्या मुद्दे उछाले जिसके कारण आप दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार? एक बात जो मैं हैवी टर्नआउट देखता हूं, उसका एक कारण मैं देख रहा हूं कि हरियाणा में महिलाओं का मतदान पुरुषों से शायद ज्यादा हुआ होगा। डिटेल्स अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं, कारण क्या? और उसका एक प्रमुख कारण है शराबबंदी का भारतीय जनता पार्टी और एचपीपी का वचन। शराबबंदी के बाद को लोगों ने काफ़ी सराहा है, स्वीकार किया है और उसकी ओर हुनर दिया है। दूसरी बात, परिवर्तन की चाह। तो परिवर्तन की चाह, ये लोगों की इच्छा और शराबबंदी का हमारा नाता और विकास के साथ एक प्रकार से बंसीलाल का नाम जुड़ा हुआ है। हरियाणा में विकास नाम की चीज़ के साथ बंसीलाल आइडेंटिफाइड है। तो लोग भी चाहते हैं कि भाई पिछले 20 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है, भजनलाल का करप्शन वगैरह। तो बाकी जो नेशनल मुद्दे थे वो प्लस ये एडिशनल, ये 2-3 बातें। हरियाणा में आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन लगा? मतलब समाजवादी पार्टी या समता पार्टी या फिर? ये पूरे स्टेट में एक रिधम नहीं रही है। कहीं पर चौटाला के लोग हैं, कहीं पर भजनलाल जी के लोग हैं। दोनों किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक है तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे हैं। लेकिन हम हर जगह पे एज कर रहे थे कैंपेन के बिगिनिंग से ही, और जैसे ही समझौता डिक्लेयर हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एचपीपी एकदम से अब चली गई थी। चौटाला चाहते थे कि वो पहले आपसे अलायंस करें, जो बात नहीं बन पाई क्योंकि हरियाणा विकास पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। उसका क्या रिप्रिकॉशन दिखता है स्टेट में? दरअसल बात यह है कि बंसीलाल जी और चौटाला जी दोनों चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनसे समझौता करे और वे लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन हम हरियाणा की जनता का मूड जानते थे। हरियाणा की जनता ने चौटाला को भी देखा है, बंसीलाल जी को भी देखा है, और हरियाणा की जनता चौटाला जी को पसंद करेगी ऐसा नहीं लगता था। हरियाणा की जनता के मन में देवीलाल के लिए एक भाव है, चौटाला जी के लिए दूसरा भाव है। देवीलाल जी होते तो जनता का मूड अलग होता, चौटाला जी के लिए जनता का मूड अलग है। ये पूरा असेसमेंट हमारे पास था। ऐसी स्थिति में हम डूबना नहीं चाहते थे, हम हरियाणा की जनता के अनुकूल कुछ करना चाहते थे और हमने ये निर्णय किया। बट बंसीलाल तो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, फिर ये एकॉर्ड किस हद तक साथ देगा? ऐसा है कि बंसीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं रहे हैं। पिछले 2 साल से बंसीलाल जी लगातार हरियाणा में दौरा करते हुए कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार चाहिए और हरियाणा के अंदर
बंसीलाल जी एचपीपी को लेकर के हरियाणा की सेवा करना चाहते हैं। ये अभियान उन्होंने 2 साल से चलाया हुआ है और उसमें कभी भी उन्होंने कमी नहीं की, कटौती नहीं की। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक प्रकार से वो भाजपा के विरोधी मानस के लोग हैं। मेरा सवाल था कि उमा भारती के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की काफी बदनामी हुई है, छवि का सवाल उठ रहा है। हालांकि आज उन्होंने क्षमा मांगा है, खंडन किया है अपने उस बयान का, लेकिन लगता नहीं है कि बहुत कुछ घट बीत गया इस 2 दिन में। मुझे लगता है कि उमा जी ने स्वयं ने रियलाइज किया है, उन्होंने क्षमा मांगी है और अब उसके विषय में कुछ कहना उचित नहीं है। शिमला में क्या ट्रेंड दिख रहे हैं आपको? हिमाचल में? हिमाचल के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है, 4 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी आज 3 सीटों पे बढ़त पे हैं और 1 सीट पर हम काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं। वो कौन सी? हमारी फाइट है सुखराम जी के साथ और वहाँ करप्शन के मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ अभी कुछ क्षेत्रों में चुनाव बाकी हैं। और आज के पोलिंग का जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं उससे लगता है कि सुखराम की हालत बहुत ख़राब है। संभावना मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार विजयी बनाएगी और बहुत बड़ा वो रिकॉर्ड होगा। आज तक के हिमाचल के इतिहास में ये रिकॉर्ड होगा। बट मंडी में क्यों समस्या आ रही है आपकी? मंडी में हमें कोई समस्या नहीं है। मंडी में नहीं, कुल्लू और मंडी टफ नहीं है। हमारी फाइट बड़ी तेजी से हुई है। अभी चुनाव उसका आधा बाकी है ना। कुछ पोलिंग बूथ है जहां बर्फ गिरी हुई है, वहां पोलिंग 30 को होने वाला है। वहाँ क्या मुद्दे उछले हैं हिमाचल में? हिमाचल के अंदर प्रमुख रूप से एक मुद्दा है, नंबर 1 परिवर्तन की चाह, नंबर 2 अटल जी के प्रति पूरे हिमाचल के लोगों का एक अतिशय प्रेम का माहौल, और तीसरी बात है केंद्र सरकार के द्वारा पिछले कई सालों से लगातार हिमाचल को अन्याय, हिमाचल की भावनाओं को उधेड़ना, इन बातों को लेकर के लोग उखड़ गए हैं और हिमाचल के साथ कोई न्याय नहीं हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से। काफ़ी उनकी मांगे वैसी की वैसी डिब्बे में पड़ी है और हिमाचल की कांग्रेस की लीडरशिप हिमाचल की समस्याओं को लेकर के दिल्ली के साथ बात तक करने की उसकी हैसियत नहीं रही है और उसके कारण हिमाचल के लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन शांता कुमार जी की सरकार को लेकर के ये बात जरूर उछली थी, उछल भी रही थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट आपके साथ नहीं है, नाराज है। इस बार हमने गवर्नमेंट सर्वेंट को ही चुनाव में टिकट दिया है सुखराम जी के साथ, और वहाँ के श्री गोपाल शर्मा है यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने पब्लिकली बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को विजयी बनाने का। एक सवाल ये उठ रहा है कि कर्नल राम सिंह को जो आपने शामिल किया, उसको लेकर के जो कैडर है बीजेपी का, उसका नाराज हुआ। प्रारंभ में अचानक जब समाचार मिलते हैं तो कार्यकर्ता के मन को थोड़ा प्रश्न उठता है, लेकिन आखिरकार हमारी पार्टी में कार्यकर्ता इस बातों को समझते हैं कि भाई हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो कभी कभी हम विभीषण का भी सहाय ले लेते हैं और हमने लिया है। क्योंकि आपका कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी व्यक्ति जो कल तक कांग्रेस में था और आज आपके यहाँ आ गया और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और थोप दिया वोटर। नहीं, ये युद्ध था एक रणनीति के तहत। हिंदुस्तान में हम एक मैसेज दोनों को लोगों को देना चाहते थे, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस पराजित हो रही है और कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, और वो मैसेज देने में हम सफल हुए हिंदुस्तान में। और लड़ाई के अंदर हमने भी तो कुछ पैंतरे लेने पड़ते हैं, ये सब पार्ट ऑफ आवर रणनीति। एक दो सवाल गुजरात के बारे में। अखबार में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं गुजरात को लेकर के, उसमें कहा जा रहा है कि 26 सीटों में आपको 12-13 मिलेंगे, जबकि पिछली बार 21+1 मिले थे। इस पर क्या दिक्कत? नहीं, पहले हम लोग 20 थे 26 में से। मैं अभी भी मानता हूं आज हिंदुस्तान के अंदर देश में कांग्रेस की सरकार बदलने का जो माहौल बना है वो गुजरात में 89 से बना हुआ है। गुजरात की जनता 89, 91 एंड दिस इज द थर्ड इलेक्शन 96 कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए वोट कर रहा है। और गुजरात की जनता ने 7 साल पहले तय किया था कि हम किसी भी हालत में कांग्रेस को इस देश में राज करने नहीं देंगे। 2 बार उसने कांग्रेस को उखाड़ के फेंका है। पहले 26 में से 23 दिया, इस बार 26 में से 20 दिया। गुजरात की जनता का मूड आज भी कायम है, वो किसी भी हालत में कांग्रेस को टॉलरेट नहीं करता है, वो कांग्रेस को उखाड़ फेंक देगा। और इस चुनाव में भी गुजरात की जनता के उस मूड का रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूं। लेकिन वाघेला एपिसोड के बाद स्टेट में कुछ फर्क नहीं पड़ा वोटर्स को।
मतदाताओं पर कोई फर्क मुझे नहीं दिखता है। कार्यकर्ताओं के मन में राजी नाराजी की समस्याएं हैं, लेकिन उसको भी हम बहुत हद तक ठीक ठाक करने में सफल हुए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कौन कितनी सीटें मिलेंगी इस बार आपको? मैं मानता हूं कि पहले से हम बढ़ेंगे। बट एक तरफ आपकी पार्टी अखबारों के जो आ रहे हैं सर्वे उस पर कुछ हद तक यकीन कर रही है, जिसमें 13 और 12 की बात कही जा रही है। मैं अखबारों के सर्वे में एक बात पे डिफर होता हूं। अखबारों के सर्वे के आधार पर ही मैं कह रहा हूं कि आज वो 20% फ्लोटिंग वोट बता रहे हैं। 20% फ्लोटिंग वोट, ये चुनाव के अंदर 2% भी फ्लोटिंग वोट बहुत बड़ी ताकत होते हैं, शासन को यहां से यहां कर सकते हैं। और जब 20% फ्लोटिंग वोट होता है तो वो फ्लोटिंग वोट रूलिंग पार्टी का नहीं हो सकता है। अगर वो रूलिंग पार्टी का वोट होता तो कब का ही डिसाइडेड होता। उसका मतलब है कि वो अदर देन कांग्रेस का वोट है। अब वो वोटर फ्लोटिंग इसलिए है कि उसके मन में एक चिंता है कि भाई कौन आगे जा रहा है, मैं किसको वोट दूं तो सरकार बनेगी, उस उधेड़-बुन में है। और आज उसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का घोड़ा नंबर 1 पे है, फ्रंट रनर हम है। इसलिए मैं बहुत विश्वास से देख रहा हूं और मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं मानता हूं कि फ्लोटिंग वोट बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। फ्लोटिंग वोट बहुत बड़ी संख्या में एक्टिवेट होगा और वो सारी इस धारणाओं को, एनालिसिस को गलत निकालेगा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देगा। एक आशंका ये किया जा रही है कि सेंटर में हंग पार्लियामेंट होगा। मैं मानता हूं ये हंग पार्लियामेंट की चर्चा तब निकलती है जब कांग्रेस पराजित होने वाली है। और ये कांग्रेस की चालाकी रहती है कि जब जब उसको पराजय का मुंह देखना होता है तब वो ऐसा ही मैसेज छोड़ने की कोशिश करती है, कोई जीतने वाला नहीं है। तो ये कांग्रेस ने चलाया हुआ बिल्कुल ही एक झूठा प्रचार है। हिंदुस्तान के मतदाताओं का यह अपमान है। हिंदुस्तान का मतदाता इतना मैच्योर है कि पिछली बार कर्नाटक के चुनाव हुए, उन्होंने कहा था हंग पार्लियामेंट बनेगी, दुनिया भर के लेख लिखे जा रहे थे, हंग असेंबली नहीं बनी, कर्नाटक में क्लियर कट मेजोरिटी आई। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी हंग असेंबली बनेगी ऐसी चर्चा थी, लोगों ने वोट दिया, क्लियर कट मेजोरिटी आई। उसके बाद चुनाव हुआ यहाँ अपने गुजरात का, उस चुनाव के अंदर भी उन्होंने हंग असेंबली की बातें कही थी, इंडिपेंडेंट चुन करके आएंगे, वो स्थिति नहीं बनी, 2/3 मेजोरिटी सर क्लियर कट मेजोरिटी आई। पिछले कितने ही चुनाव देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव से पहले हंग असेंबली की चर्चा होती है क्योंकि कांग्रेस हार रही है और परिणाम आता है क्लियर कट मेजोरिटी का। इस पार्लियामेंट में भी हिंदुस्तान का मतदाता जो 10-10 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका है, लड़ा चुका है, वोट दे चुका है, वो ऐसा इनडिसिसिव निर्णय नहीं करेगा, वो क्लियर कट डिसीजन लेगा और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। अगर तो नरसिम्हा राव की कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, गवर्नमेंट नहीं बनने की स्थिति में हुई, तो गैर भाजपाई पार्टियां जो सपोर्ट करती हैं कांग्रेस को, उसमें बीजेपी की भूमिका क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बहुमत बड़ी पार्टी बनेगी लेकिन बहुमत के साथ बड़ी बनेगी। इसलिए नरसिम्हा राव का क्या होगा और अदर पार्टीज का क्या होगा वो तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर कांग्रेस में माइनस राव की बात चलती है तो बीजेपी की भूमिका क्या होगी? हमारा विषय कांग्रेस में नरसिम्हा राव से झगड़ा ऐसा थोड़ा है। हमारा विषय नरसिम्हा राव एंड द होल कांग्रेस कल्चर और ऑल द कांग्रेस पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई है। हमारे लिए कांग्रेस का तो कोई समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता भाई। कांग्रेस में नरसिम्हा नेतृत्व कर रहे हैं या माधवराव कर रहे हैं कि अर्जुन सिंह कर रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना है। हम तो एक पार्टी के खिलाफ, पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ 50 साल से कांग्रेस ने देश की जो दुर्दशा की है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई थोड़ी है। 50 साल में जो देश को नुकसान किया है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो नरसिम्हा है नहीं है ये हमारे विचारों का विषय नहीं है। अंत में क्वेश्चन, यदि आप जैसा आपने दावा किया कि आपकी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है और आ रही है, सरकार बनने के बाद यदि बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो मनमोहन सिंह का जो इकोनॉमिक पैकेज है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, उस पर आप लोग क्या उसको गो अहेड करेंगे या फिर उसको सोचेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा हुआ है, हम मिनिमम ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में हैं, मैक्सिमम लिबरलाइजेशन के पक्ष में हैं। हम इस देश में उन मल्टीनेशनल्स का स्वागत करते हैं जो देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए आते हैं, देश के पोर्ट्स के फील्ड में आते हैं, वेलकम। लेकिन हम पेप्सी और पोटैटो चिप्स ऐसे कामों के लिए
मल्टीनेशनल का स्वागत नहीं करते हैं। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की